मेरी माँ बुंदेली में एक कहावत कहती है, कोऊ को घर बरे कोऊ तापे, यानी किसी का तो घर जल रहा है और कोई उस आंच से, तपिश से आराम का लुत्फ उठा रहा है। तमिलनाडु में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। एक पार्टी जो दशकों तक सत्ता नशी रही, उसमें बड़ी टूट हो रही है और मुस्कुरा रहे हैं तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री जोसेफ विजय चंद्रशेखर। नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी, ये है इंडियन एक्सप्रेस हिंदी और इस वीडियो में हम हिंदुस्तानी जबान समझने वाले, खास तौर पर उत्तर भारत के लोग दक्षिण के राज्य तमिलनाडु की राजनीति की कुछ बारीक मसलों को समझने की कोशिश करेंगे। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री जोसेफ विजय चंद्रशेखर ने अपना पहला बड़ा इम्तिहान पास कर लिया है, फ्लोर टेस्ट। समर्थन उम्मीद से ज्यादा मिला। 118 विधायकों का समर्थन जुटाने के लिए विजय मशक्कत कर रहे थे, पर नतीजे आए तो खाते में 140 से ज्यादा यानी कुल 144 विधायकों के वोट पड़े। पहले ये गणित समझते हैं। विजय की पार्टी का नाम है TVK यानी तमिलगा वेत्री कड़गम। इसने 108 सीटों पर जीत हासिल की। विजय खुद 2 सीटों से जीते थे, पेरम्बूर और त्रिची ईस्ट। बाद में त्रिची ईस्ट से उन्होंने इस्तीफा दिया तो पार्टी की सीटों की संख्या हुई 107। TVK विधायक JCD प्रभाकर प्रोटेम स्पीकर बने। नियमों के मुताबिक प्रभाकर फ्लोर टेस्ट में वोट नहीं डाल सकते थे। फिर तिरुपत्तूर से TVK विधायक श्रीनिवास सेतुपति 1 वोट से जीते थे और ये मामला मद्रास हाईकोर्ट में होने से उन्हें भी वोट डालने की मंजूरी नहीं मिली, तो TVK का कुल इफेक्टिव नंबर हो गया 105 यानी जरूरी बहुमत से 13 कम। अब इसमें जोड़िए उनके नाम जिन्होंने समर्थन की चिट्ठी दी। कांग्रेस के 5, CPI, CPM, VCK और IUML के 2 विधायक, उन्होंने इस कमी को पूरा किया। अतिरिक्त समर्थन मिला AIADMK के बागियों से। पार्टी के हिस्से में इस बार 47 सीटें आईं। फ्लोर टेस्ट के दौरान करीब 25 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जबकि पार्टी के प्रमुख पलानीस्वामी ने इन विधायकों को सरकार के विरोध में वोट डालने को कहा था। व्हिप जारी होने की बात कही थी। आपने तमिलनाडु की राजनीति की फौरी कहानी सुनी, अब थोड़ा द्रविड़ राजनीति में गहरे से दाखिल होते हैं। इसके लिए हमने बात की कुछ विद्वानों से। तो ये द्रविडियन पॉलिटिक्स को समझने के लिए हमें द्रविडियन आइडेंटिटी के उसूलों को समझना होगा। द्रविडियन और तमिल आइडेंटिटी, तो ये 3 चीजों पर खड़ी है मोटे तौर पर। एक है रिकॉग्निशन यानी समुदाय की अलग पीड़ाएं को मान्यता, ठीक है, और रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी शिक्षा और नौकरियों और वेलफेयर में हिस्सेदारी, और रिप्रेजेंटेशन यानी सत्ता में वास्तविक भागीदारी इन समुदायों को। तो इसीलिए ये आइडेंटिटी एक विस्तृत रूप से मतलब पिछले 100 साल से इसकी विकास होती आई है। या ये किसी एक जाति, धर्म या भाषा की बंद पहचान नहीं है, बल्कि एक पूरे बहुजन या फिर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को जोड़ने वाली एक राजनीतिक भाषा बन गई है। तो 1952 के फर्स्ट इलेक्शन, 1951-52 के फर्स्ट इलेक्शन और 1967 के बीच इट वाज बिटवीन द कांग्रेस पार्टी एंड द DMK, ठीक है। और 1967 से 1977 तक इट वाज अगेन कांग्रेस पार्टी एंड द DMK, पर DMK पावर में आ गया था, ठीक है। पर 77 से लेके 2021 तक इट वाज DMK एंड AIADMK लार्जली। स्टेट इलेक्शंस की बात कर रहा हूं मैं, 24 तक भी ADMK था, ठीक है, नेशनल इलेक्शंस की बात करें तो। पर अब 2026 की बात, ये पोस्ट द्रविडियन डुओपोली है। ये DMK ADMK 2 ध्रुव जो होते थे, अब उनका रिप्लेसमेंट विजय से हो रहा है। अब बात करते हैं ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम यानी AIADMK के भीतर आए भूचाल की। पार्टी चीफ एडप्पादी पलानीस्वामी यानी EPS फ्लोर टेस्ट में विजय सरकार गिराने के दावे कर रहे थे, पर उनकी अपनी ही पार्टी हाथ से निकलती नजर आई। फ्लोर टेस्ट से पहले और बाद में जिस तरह की बयानबाजी हुई, उसने साफ कर दिया कि पार्टी में टूट पड़ चुकी है। फ्लोर टेस्ट से पहले EPS ने अपने विधायकों के लिए व्हिप जारी किया था। मीडिया के सामने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। दूसरी तरफ बागी नेता SP वेलुमणि और CV षणमुगम की बैठक चल रही थी। तय हुआ कि बागी खेमा व्हिप नहीं मानेगा। 12 मई को आई तस्वीरों ने इसकी पुष्टि कर दी, जब विजय खुद षणमुगम से मिले। वोटिंग के बाद EPS ने तीखी प्रतिक्रिया दी, हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगाए, बागी विधायकों पर एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत एक्शन की मांग की। DMK ने भी हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगाए। जवाब में मुख्यमंत्री विजय ने कहा, उनकी सरकार सेकुलर और सोशल जस्टिस वाले कैरेक्टर की होगी, हॉर्स की स्पीड से चलेगी, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेगी। इधर बागियों ने भी मोर्चा खोला। बोले कि जिस DMK के खिलाफ अम्मा यानी जयललिता ने संघर्ष किया,
सीएम बनने के लिए ईपीएस उसी पार्टी के साथ सरकार बनाने जा रहे थे। हम पार्टी को उसकी जड़ों से जोड़े रखना चाहते हैं। I not betrayed. Our party's basic principle is to wipe out the DMK. It is the basic principle. On that basis only the party was founded by Dr. MGR. And for the past 50 years, we are fighting against the DMK. But we, as a General Secretary of the AIDMK, after defeated in the election, to become Chief Minister, want to be Chief Minister, even after defeat, not acknowledging the defeat. He was to become Chief Minister, went low, forgot about the basic principles, about the AIDMK, about the founder MGR and Amma. Amma's death was caused by, because of DMK's false case. Amma was imprisoned. That made Amma, we lost Amma, but he forgot everything. All the posts he's enjoyed in this party, MLA, MP, Minister, Chief Minister, General Secretary. He forgot everything for the sake of Chief Minister. He want to join with the DMK. Then you can, you himself can say who is the betrayer. वेलुमणि और षणमुगम ही इस बगावत के मुख्य किरदार हैं। दोनों ही तमिलनाडु के मंत्री पदों पर रह चुके हैं। वेलुमणि को पश्चिमी तमिलनाडु में पार्टी का बड़ा चेहरा और फाइनेंसर माना जाता है, जबकि षणमुगम की उत्तरी तमिलनाडु के वन्नियार वोट बैंक पर जबरदस्त पकड़ है। वन्नियार यानी तमिलनाडु का प्रभावशाली ओबीसी समुदाय। ये तो इन दोनों नेताओं के प्रोफाइल की, पॉलिटिकल प्रोफाइल की बात हुई, लेकिन ताज़ा अपडेट क्या है? ताज़ा अपडेट ये है कि पलनिस्वामी ने इन नेताओं समेत सभी विधायकों को पार्टी से निकाल दिया है और 25 से ज़्यादा जिलों में सेक्रेटरीज भी बदल दिए हैं, जो पार्टी का जिले के स्तर पर सबसे बड़ा पद होता है। ऐसे में मन में सवाल उठते हैं कि एआईएडीएमके की इस बगावत का आधार वैचारिक है या सत्ता में नए सिरे से हिस्सेदारी। हमने बात की इंडियन एक्सप्रेस के हमारे साथी अरुण जनार्दन से। Managing resources in Indian politics, that is one of the huge logistics when it comes to parking and reorganizing and restructuring and redistributing assets. So Velumani is someone who is a seasoned leader to do all these things. At the same time, he also has a constituency. He is very popular in his Coimbatore town, especially in his own constituency in Coimbatore city. And he is also well connected with Delhi and other Hindutva groups in Tamil Nadu. So Velumani is the man who is actually leading this revolt within IDMK. I'm not saying C.V. Shanmugam is only for that party symbol, but he also belongs to OBC 1 year community. Tamil Nadu has multiple prominent OBC communities, especially if you understand, Tamil Nadu doesn't have OBC term. It has only BC and MBC. So BC is backward caste and MBC is most backward. So among all these, 1 year community is the largest in Tamil Nadu. The largest community, OBC community, backward community in Tamil Nadu. फौरी बातें हो गई, अब थोड़ा इतिहास में दाखिल होते हैं। एआईएडीएमके में टूट की बात नई नहीं है। पार्टी का जन्म ही बगावत से हुआ था। तमिलनाडु सिनेमा के सुपरस्टार एमजी रामचंद्रन यानी एमजीआर ने द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम के मुखिया और तब के मुख्यमंत्री करुणानिधि की खुली मुखालफत की थी। 18 अक्टूबर 1972 के दिन एमजीआर ने अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम नाम की पार्टी बनाने का ऐलान किया था। ये अन्ना नाम डीएमके के संस्थापक अन्ना दुरई के नाम से आया था। अन्ना दुरई की मौत हुई और फिर पार्टी का पद का दावेदार वारिस कौन होगा, इसको लेकर स्क्रिप्ट राइटर करुणानिधि और एक्टर एमजीआर के बीच संघर्ष शुरू हुआ था। बाद में एमजीआर की पार्टी में ऑल इंडिया शब्द भी जोड़ दिया गया तो पार्टी हो गई एआईएडीएमके। 24 दिसंबर 1987 को एमजीआर के निधन के बाद पार्टी में पहली बड़ी फूट पड़ी। एक गुट पार्टी की प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी और राज्यसभा की सांसद जयललिता के साथ और दूसरा एमजीआर की पत्नी जानकी के साथ। जानकी मुख्यमंत्री बनी, लेकिन पॉपुलर सपोर्ट जयललिता के साथ रहा। 1989 के चुनाव में द्रमुक की जीत के बाद ज्यादातर विधायक जयललिता के साथ थे, तो दोनों गुटों को एक होना पड़ा। जयललिता की मजबूत पकड़ बनी और वो सत्ता में भी कई दफा आई।
जयललिता के निधन के बाद 2017 में फूट का दूसरा बड़ा सिलसिला शुरू हुआ, जिससे पार्टी अभी तक नहीं उबर पाई है। जयललिता के निधन के बाद ओ पन्नीरसेल्वम यानी ओपीएस मुख्यमंत्री बने, लेकिन जयललिता की करीबी रही शशिकला के दबाव में उन्हें पद छोड़ना पड़ा। जेल जाने की आशंका के बीच शशिकला ने ईपीएस को, पलनीस्वामी को मुख्यमंत्री बनवाया। बाद में ओपीएस और ईपीएस साथ आ गए और दोनों ने मिलकर शशिकला और उनके भतीजे दिनाकरन को पार्टी से निकाल दिया, जो अब अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कड़गम के मुखिया हैं। ये तो हुई सत्ता में हिस्सेदारी की बात। अब मौजूदा सत्ता के फैसलों पर नजर डालते हैं, यानी जोसेफ विजय चंद्रशेखर के फैसलों पर नजर। एक एक कदम की स्क्रूटनी हो रही है, पहनावे के विश्लेषण हो रहे हैं, शब्दों के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं, तारीफें और आलोचनाएं एक साथ विजय के हिस्से आ रही हैं। शुरुआती फैसलों पर नजर डालें तो दुकानों, मंदिरों, स्कूलों, कॉलेजों और बस स्टैंड के पास चल रही शराब की 717 दुकानें बंद करने का आदेश दिया गया। हर महीने 200 यूनिट फ्री बिजली का आदेश दिया गया। हर जिले में एंटी ड्रग स्क्वाड बनाने का आदेश दिया गया। पिछली सरकार कितना कर्ज छोड़ गई, इस पर श्वेत पत्र लाने की बात कही गई। व्हाइट पेपर, पूरा लेखा जोखा जो प्रदेश की और देश की जनता के सामने रखा जाए। चर्चा श्रीलंका से आए तमिल रिफ्यूजीज और मछुआरों को लेकर किए विजय के वादों की भी हो रही है, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार की भी हिस्सेदारी है। इनको किस तरह का दर्जा दिया जाए, किस तरह से इन लोगों को न्याय दिया जाए। इसके चलते डिप्लोमेटिक मामलों के जानकार भी इस प्रकरण पर गहन नजर बनाए हैं कि भारत श्रीलंका संबंधों में क्या उथल पुथल आ सकती है। इन सबसे इतर एक फैसला आया जो पलटा गया। विजय ने अपने ज्योतिषी रिकी राधन को सीएम ऑफिस में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी यानी ओएसडी के तौर पर तैनात किया। चारों तरफ आलोचना हुई तो हटा भी दिया गया। रिकी राधन की नियुक्ति 12 मई को हुई थी। तमाम पार्टियों ने इसे अंधविश्वास को बढ़ावा देने का कदम बताया। बीजेपी भी शामिल रही। कहा कि विजय राज्य के युवाओं के लिए सही उदाहरण पेश नहीं कर रहे। ज्योतिषी रिकी राधन पहले भी तमिलनाडु के पॉलिटिकल सर्कल में एक्टिव रह चुके हैं। जयललिता भी उनसे सलाह लेती थी। हालांकि एक गलत प्रेडिक्शन के बाद जयललिता ने राधन से दूरी बना ली। उन्होंने कहा था आय से अधिक संपत्ति वाले मामले में जयललिता को जेल नहीं होगी, लेकिन हुई। वैसे सत्ता का और बाबाओं ज्योतिषियों का संबंध कोई नया नहीं है। सिर्फ एक नाम बता देता हूं, उसके आगे मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्रियों के नाम बदलते रहिएगा। नेमिचंद्र जैन उर्फ चंद्रा स्वामी, प्रधानमंत्री जिसके करीबी हुआ करते थे और जो प्रधानमंत्रियों की सत्ता बचाने के लिए प्रकट तौर पर हवन करता था और पर्दे के पीछे मांडवाली किया करता था, सौदेबाजियां किया करता था। और नेताओं की इन ज्योतिषियों से करीबी पर आलोचना क्यों ना हो। भारत का संविधान वैज्ञानिक चेतना की बात करता है। अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों में वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और सुधार की भावना को बढ़ावा देने की बात करता है। संविधान हमसे उम्मीद करता है कि हम अंधविश्वास और रूढ़ियों से ऊपर उठकर तर्क, सवाल और समझ के साथ सोचें, नई चीजें सीखें और समाज को बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ें। रैशनैलिटी क्यों जरूरी है, बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने बात की रैशनैलिटी के पथ पर शहीद हुए नरेंद्र दाभोलकर जी के बेटे हामिद दाभोलकर से। इसका डेफिनेटली लोगों पे असर होता है, और जिस तरीके का ये बाबा बुआ, एस्ट्रोलॉजर्स और पॉलिटिशियन का नेक्सस बना है हमारी देश में गए कुछ सालों में, तो वो सामान्य जनता के लिए बहुत ही गंभीर बात है, क्योंकि वो दे आर लुकिंग अप टू, वो देख रहे होते हैं कि अपने नेता कैसे बर्ताव करते हैं, उस तरीके से बर्ताव करने का वो सोचते हैं। तो उससे जो हमारे फिर कॉन्स्टिट्यूशन की जो शपथ लेते हैं ये नेता, जिसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट से अपनी जिंदगी जीना और उसका स्प्रेड करना इनका कर्तव्य बताया जाता है, वो कर्तव्य से वो दूर हटते हैं और जनता को भी दूर हटाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक तरीके से वो जो ओथ लेते हैं उससे डिससर्विस कर रहे हैं वो ये सब करके, और उनकी जो जिम्मेदारी है उस पे भी वो डिससर्विस कर रहे हैं। विजय नौजवान हैं, सुपरस्टार हैं, उनके फैंस की भरमार है, जो अब वोटर भी हैं। सलाह की भी भरमार है। एक सलाह हम भी बिना मांगे दे देते हैं। तमिलनाडु की जमीन से निकले मशहूर भौतिक विज्ञानी सीवी रमन, जिनका रमन इफेक्ट फिजिक्स की क्लासेस में पढ़ाया जाता है। 1968 में अहमदाबाद में उन्होंने एक बहुत सुंदर लेक्चर दिया था जिसका शीर्षक था आसमान नीला क्यों है। विजय तमिलनाडु की उस जमीन से आते हैं जहां से वैज्ञानिक निकलते हैं जिनके बारे में पूरा देश बात करता है। विजय उस तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं जहां इसरो का रॉकेट प्रोपल्शन सेंटर है, यानी यहां पर मनुष्यों के बनाए ऑब्जेक्ट को गति देने के लिए वैज्ञानिक ढंग से शोध होता है। हम नौजवान नेता से, नौजवान मुख्यमंत्री से यही उम्मीद करते हैं
कि वो अपने इर्द गिर्द और अपने कामों में ऐसे लोगों को बढ़ावा देंगे जो वैज्ञानिकता और तर्कवाद को प्रचुर मात्रा में प्रसारित करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस हिंदी का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि आपको हमारी पत्रकारिता पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहते हैं कि तमाम दार्शनिक बातें एक तरफ, तमाम राजनीतिक निष्पत्तियां एक तरफ और कवि की कविता दूसरी तरफ। तो जाते जाते मैं आपको तमिलनाडु के कवि एन सुकुमारन की कविता की कुछ पंक्तियां पढ़वाता हूं। और ये पंक्तियां इसलिए मौजूद हैं क्योंकि एक ऐसे दौर में जब हम नायकों की प्रतीक्षा में हताश हैं और जो भी थोड़ी रोशनी बिखेरता है उसकी तरफ आसक्त हो जाते हैं और अपनी रैशनैलिटी को किनारे रख देते हैं, तब तमिल कवि सुकुमारन की ये कविता की पंक्तियां हमारे काम आती हैं। क्या लिखते हैं वो? लेकिन ये है मूर्तियों का युग, इन मनहूस मूर्तियों को किसने बनाया? हमने। पत्थर के मौन से नहीं, वृक्ष की करुणा से नहीं, धातु के घोल से नहीं, काल हृदय से नहीं। इन मूर्तियों की उंगली हिलाने पर हड़बड़ा जाते हैं सारे पथ। इन मूर्तियों की जबान हिलते ही शब्द हो जाते हैं दुर्गंधित। मैल जमा करके बनाई हैं हमने ये मूर्तियां, क्योंकि ये है मूर्तियों का युग। मूर्तियां ना बनाएं, इंसानों को इंसान रहने दें, जवाबदेही सुनिश्चित करते रहें और इंडियन एक्सप्रेस इस सफर में आपकी मदद करता रहे। शुक्रिया।